हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्न जो कि रहेंगे आपके यूपी आरओ और एआरओ, यूपी पीसीएस और साथ ही एसएससी के रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न। और आज एक बहुत अच्छा दिन है जो कि ये गणतंत्र दिवस जो कि कब से मनाया जाता है आपका 26 जनवरी 1950 से, क्योंकि इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ था। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आपका है, खालसा पंथ की स्थापना की गई, मतलब किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो पहला ऑप्शन है आपका 1599, वर्ष 1699, वर्ष 1707 और वर्ष 1657। तो यहाँ पे राइट जवाब बताना है। तो यहाँ पे राइट जवाब क्या हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1699, क्योंकि अगर तारीख पूछ लेता है तो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए 13 अप्रैल 1699 में। तो किसने की थी ये खालसा पंथ की स्थापना? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले 5 प्यारों को अमृतपान करवाया और इसके साथ ही 5 प्यारों से खुद भी अमृतपान किया। गुरुजी द्वारा सजाए गए पंथ प्यारे जो पहले अलग अलग जाति के थे, उन्हें सिंह की उपाधि देकर क्या बनाया गया? सिख बनाया गया। सिख बनाया गया। सिख बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें भाई की उपाधि भी दी गई। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा दिया तथा इसके बाद यह पुस्तक ही गुरु परंपरा की उत्तराधिकारी बन गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? जो टाइगर राज्य वो किसे घोषित किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका है राजस्थान, अगला है मध्य प्रदेश, अगला है उत्तर प्रदेश, अगला है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे बात की जाए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में कितने हैं अपने बाघ जो हैं वो कितने हैं? यहाँ पे हैं आपके 526 बाघ हैं। इसके साथ ही पहले नंबर पे कर्नाटक में कितने हैं? कर्नाटक में बात की जाए तो कितने हैं? 524 हैं। कर्नाटक दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान की बात की जाए तो कितने हैं? 442 हैं आपके, कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये तीसरे स्थान पर। बाघों की जनगणना 2018 के अनुसार देश में बाघों की संख्या कितनी है? 3000 तक पहुंची है। पूरी दुनिया में बाघों की तेजी से घटती संख्या के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने को लेकर हर साल 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो आइए अगला देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली उत्पादक देश यहाँ पे बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन है आपका जापान, चीन, रूस, यूएसए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन? चीन हो जाएगा राइट आंसर, चीन। ऑप्शन नंबर 2। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन है। वर्ष 2002 से चीन प्रथम स्थान पर। कब से? 2002 से प्रथम ही स्थान पर चल रहा है। कौन? चीन, 2002 से। और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश। अगर दूसरे नंबर की भी बात की जाए तो भारत आ जाएगा। ये है जो वैश्विक उत्पादन में 7.56% योगदान देता है और देश के सकल मूल्य वर्धित में लगभग 1.24% का योगदान देता है। तो आगे देखते हैं। और इसमें बात की जाए कि इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो कितने जुड़े हैं? 280 लाख लोग जुड़े हुए हैं। 280 लाख लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तमाड़िया। जो तमाड़िया जनजाति है वो कहाँ निवास करती है, मतलब कहाँ की है? तो ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल,
राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, झारखंड। तमड़िया जनजाति कहाँ की है, झारखंड की है। झारखंड की अन्य जनजाति की बात करें तो कौन कौन सी हो जाएंगी आपकी, मुंडा हो जाएगी, मुंडा, मुंडा हो जाएगी, बिरहोर हो जाएगी, बिरहोर, और बात की जाए तो ओरांव हो जाएगी, ओरांव। ये ध्यान रखनी है क्योंकि इनसे प्रश्न आ ही जाता है। खरिया हो जाएगी, खरिया, या पहाड़िया, ये हो जाएंगी। तो झारखंड की कुल जनजाति आबादी कितनी है, जो ग्रामीण है वो तो आपकी है 91%, 91%, और जो शहरी है वो आपकी हो जाएगी 9%। और इनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक होता है। झारखंड की जनजाति में प्रायः एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका हो जाएगा क्या, राम तिल, जो राम तिल में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, आपको तेल की मात्रा बतानी है। तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 7 से 16%, 17 से 26%, 27 से 36%, या फिर 37 से 47%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 37 से 47%। इसमें राम तिल में बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, 37 से 47%। और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है आपका नाइजर, नाइजर बीज प्रोटोन और बसीय अम्ल में अत्यधिक समृद्ध है, मतलब ये नाइजर में पाया जाता है, ठीक है। राम तिल में बीज के में 483 कैलोरी, 2.8 से 7%, 7.8% नमी होती है। और प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन कितनी होती है, 17 से 30% प्रोटीन होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब बात की जाए कि यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ये प्रश्न कब आया है आपको, जो 5 दिसंबर को यूपी ARO का परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा वो आपको बताना। फ़खरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। और इनके बारे में एक बात और है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध 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 चुने गए हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, निर्विरोध चुने गए हैं। और इनका जो कार्यकाल है वो कब है, वो आपका हो जाएगा कौन सा, पहले तो ये कौन लोकसभा स्पीकर भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष रहे कब वो बताना है हमें। तो लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो ये रहे हैं आपके कब, 26 मार्च 1977 को ये चुने गए थे, ठीक है। और उन्होंने कब छोड़ दिया, 13 जुलाई 1977 को अपना पद छोड़ दिया। और ये राष्ट्रपति कब बने, तो राष्ट्रपति बने थे ये 1977 में, 1977 में बने, और 1982 तक ये राष्ट्रपति रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अगला है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ, ऑटोमोबाइल, तेल रिफाइनरी, ताप विद्युत संयंत्र। ये भी ARO में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ हैं। सड़े हुए अंडों की गंध वाली रंगहीन गैस है। यह एक खाद्य गैस है जो खतरनाक हो सकती है। वायु प्रदूषण हाइड्रोजन सल्फाइड का मुख्य स्रोत कार्बनिक पदार्थों तथा मानव एवं पशु अपशिष्ट के जीवाणुओं के टूटने से उत्पन्न होते हैं। यह कुछ मात्रा में सड़े हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ से होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है।
तो कहाँ पर बनाया गया है ये आपको बताना है। अहमदनगर में, सूरत में, बड़ोदरा में, और आपका कहाँ पे, नासिक में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, नासिक। अब नासिक, तो ये इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं। तो भारत में रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक में बनाया जा रहा है। इस प्रकार की मेट्रो लाइन बनाने में सड़क तथा रेलवे दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सबसे पहले रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ चलाई गई थी, मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल में, ठीक है, मॉन्ट्रियल। एक आपने सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो वो किससे था आपका, 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन से संबंधित है। और ये कहाँ का शहर है, तो ये कनाडा का शहर है। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कनाडा का, अगर कोई शहर है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, तो कौन सा है, मॉन्ट्रियल। अब यहाँ पे भारत में बात की जाए तो भारत कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, नासिक। तो यहाँ पे नासिक एकदम राइट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की बात कर रहा है कि जो जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पर है। तो जैव विविधता मैं आपको बता देता हूँ, जैव विविधता कहाँ पर होती है, जहाँ पे वर्षा, वर्षा और धूप, मतलब जो गर्मी है वो ज़्यादा पड़ती है, ताप, वर्षा और ताप की जहाँ पे अधिकता रहती है, वो आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए विश्व में, तो अमेजन के जंगल सबसे ज़्यादा जैव विविधता है वहाँ पर। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैव विविधता कहाँ पर है। तो अब बात, जैसे जो विषुवत रेखा है उसके आसपास का जो एरिया होता है वो होता है जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे अब बात की जाए कि जो है, तो यहाँ पे अरावली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पे आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, तो आप सब जानते हैं पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान। अब बात की जाए अगर भारत की, तो भारत यहाँ पे ऐसे है, ऐसे करके। अब ये मान लो यहाँ पे ये वाली रेखा है, ये है कौन सी, विषुवत रेखा, यहाँ पे 8 डिग्री है ये। अब यहाँ से अगर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा हॉटस्पॉट, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट तो भारतीय जैव विविधता का सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है। साथ ही यह कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। पश्चिमी घाट भारत में सबसे ज़्यादा वर्षण प्राप्त क्षेत्रों में से भी एक है, मैंने बताया आपको वो है। तो ये है। अब यहाँ पे बात की जाए कि सबसे एक आता है आपका शांत पेटी। तो जो है आपका वो कहाँ पे हो जाएगा, केरल में, जो कि एक अभी प्रश्न आया था आपका यूपी टेट के अंदर। तो यहाँ पे वो वाला हो जाता है आपका शांत क्षेत्र। तो ये है। अब तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका पश्चिमी घाट। आगे चलते हैं। आगे है तुलसी के पौधे। जो तुलसी का पौधा है उसमें औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है, ये बताना है। तो अब अकार्बनिक अम्ल के कारण, कार्बनिक अम्ल के कारण, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड के कारण, या फिर लिथियम वाई कार्बोनेट के कारण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा फिनोल एवं फ्लेवोनाइड के द्वारा। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व क्या है, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी की पत्ती में 1.6 से 76% तक फिनोल, और जो फ्लेवोनाइड होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2.25 तक हो पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसकी जो गंध होती है वो विशिष्ट गंध इन्हीं दोनों के कारण होती है। और तुलसी का जो पौधा है वो कैसा पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है। अब द्विबीजपत्री की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि द्विबीजपत्री उसे कहा जाता है जिसमें 2 बीज होते हैं। मतलब ये जैसे आप अरहर का एक दाना लेंगे, उससे अगर उसके छिलके को हटा देंगे तो वो 2 टुकड़े में हो जाता है, उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। और बात की जाए ये शाकीय पौधा है, ठीक है। तो आप द्विबीजपत्री समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली पहली ये प्रश्न, हाँ, पहली केवल कार सेवा, ये सेवक नहीं है, कार सेवक नहीं, कार सेवा है, कार सेवा, कार सेवा किस जनपद से शुरू हुई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे
पहले ऑप्शन कौन सा है? इटावा है, महाराजगंज है, जौनपुर है आपका, और मिर्ज़ापुर है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? मिर्ज़ापुर। आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्ज़ापुर जनपद से शुरू की गई। यह विंध्याचल धाम के पवित्र त्रिकोण में काली खो कहाँ शुरू की गई? काली खो काली खो से प्रारंभ की गई। इसका उद्घाटन कब किया गया? आपका किया गया है ये अगस्त 2021 में किया गया है। और ये प्रश्न पूछ भी लिया है आपका दिसंबर में। तो किसने किया है ये भी पूछ सकता है। तो किसने किया है? अमित शाह जी ने किया है, जो कि हैं आपके गृह मंत्री भारत के। तो इन्होंने किया है। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? तो कहाँ फांसी दी गई? वाराणसी में दी गई, गोरखपुर में दी गई, कानपुर में दी गई, या फिर लखनऊ में दी गई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप शायद जानते हैं, जो कि अभी बहुत चर्चा में है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब तो आप समझ ही गए होंगे कहाँ पे? गोरखपुर में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर में दी गई। और ये किसमें संलग्न थे? काकोरी कांड में। आपके किसमें थे? काकोरी कांड में थे ये, काकोरी कांड। और इन्हें कब दी गई फांसी? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में दिया गया, फांसी दी गई। ठीक है। और इन्होंने जो अपना स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना प्रारंभ किया वो कब किया था? 11 वर्ष की आयु में किया था, 11 वर्ष की आयु में। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो वो क्या है? ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था, ये बताना है आपको। तो केंद्रीय राजस्व का कुल 40%, 45%, 50% या फिर 55%। जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 40%। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल 40% व्यय होता था। यह भारतीय राजस्व से किया जाता था। इसने अंग्रेजों का भारत में शासन सुदृढ़ किया, जो वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए परम आवश्यक था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है? जो राजगीर कुंड है वो उसमें गर्म पानी कहाँ से आता है? अजंताई गुफाओं से आता है, सप्तपर्णी गुफाओं से आता है, हिमालय से आता है, या फिर गंगा नदी से आता है, ये बताना है आपको। तो राजगीर कुंड में गर्म पानी कहाँ से आता है? सप्तपर्णी गुफाओं से आता है। यहाँ बहवार गिरी पर्वत पर भेलवाडोव तालाब है, जिससे ही जल पर्वत से होते हुए पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल, जैसे कि आपके सोडियम हो गया, गंधक हो गया और सल्फर हो गया, ये सब पाए जाते हैं। और ये क्या है? गर्म पानी का एक झरना राजस्थान में भी है, जिसका नाम क्या है? नारायणी। अगर गर्म पानी की झरने की बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। किसका नाम क्या है? नारायणी, राजस्थान में। तो ये थे दोस्तों आपके राज्य लोक सेवा आयोग की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। और आगे हम ऐसे ही प्रश्न आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।